नमस्कार, आप सभी को इजीटैक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज हम द्रव्यमान, भार एवं घनत्व से रिलेटेड थ्योरी की बात करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करने की बात करेंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी लाइव आए, जितने भी अपने दोस्त वगैरह उनको शेयर करिए चैनल को। तो देखो, अगर हम बात करें अगर हम बात करें किन किन की बात करेंगे, हम बात करेंगे द्रव्यमान यानी मास की, भार वेट की, और घनत्व यानी कि डेंसिटी की। इन तीनों की बात करेंगे। तो देखो, फर्स्ट हम लेके चलते हैं भार को। किसको लेके चले? भार को। भार होता क्या है? द्रव्यमान। पहले हम द्रव्यमान को लेके चलते हैं भार से पहले। तो अगर हम बात करें किसकी भाई? द्रव्यमान की। द्रव्यमान होता क्या है? मास होता क्या है भाई? मास क्या होता है? ठीक है, मास क्या होता है? एक प्रकार की पदार्थ की मात्रा होती है, यानी कि जो पदार्थ है वो ही क्या है? द्रव्यमान है। क्या है वो? द्रव्यमान है। तो सबसे पहले आपके बारे में, पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाएगा? किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाता है। देखो, ये द्रव्यमान है ना, बदलता नहीं है, नियत रहता है। अगली अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। तो एक बार इसकी बात करके हम पदार्थ की बात करते हैं, एक बार बेसिक बेसिक बात करते हैं इसकी। तो देखो, द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से भी कर सकते हो या स्मॉल एम से भी कर सकते हो, जब भी पढ़ोगे तब। अब अगर मैं इस द्रव्यमान की बात करूं मात्रक की, तो इसके मात्रक क्या होगा? यानी कि मैं मात्रक की बात करूं, और मात्रक में सबसे पहले बात करूं या तो एसआई में, या आप एमकेएस में बात करोगे। एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक की अगर हम बात करें तो क्या होगा आपके पास में? एसआई में बोल सकते हो, या आप एमकेएस पद्धति में भी इसका मात्रक बता सकते हो। क्या रहेगा द्रव्यमान का एसआई पद्धति में या एमकेएस पद्धति में? केजी रहेगा। क्या रहेगा? केजी। अगर मैं इस मात्रक की सीजीएस पद्धति में बात करूं, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या रहेगा आपके पास में? तो ग्राम रहेगा। क्या रहेगा भाई? ग्राम रहेगा। अगर मैं इस द्रव्यमान के एफपीएस पद्धति में बात करूं, तो आपके पास में क्या रहेगा? पाउंड रहेगा। क्या रहेगा? पाउंड। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? अब अगली अगर मैं बात करूं आपसे कि जो मेरे पास में ये जो द्रव्यमान है, इसकी विमा की बात करूं, तो विमा क्या होगी द्रव्यमान की? M1 L0 T0। ठीक है, या आप इस विमा को क्या लिख सकते हो? केवल M लिख सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। अगली और बात करें कि द्रव्यमान कैसी राशि है? द्रव्यमान अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अगली और भी बात करें कि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। अगर मानो किसी वस्तु को आप पानी में डबो रहे हो, तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तित होगा? उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि द्रव्यमान क्या नहीं होता है? परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान क्या नहीं होगा? बदलता नहीं है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सबसे पहले अगर आपने ये द्रव्यमान हो गया, ये बेसिक बेसिक द्रव्यमान हो गया आपके पास में। अगर मैं बात करूं इसकी आगे की, यानी कि आपको पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पदार्थ की मात्रा, पदार्थ होता क्या है उससे रिलेटेड बात करें। देखिए, सभी को आवाज आ रही है क्या क्लियर? या द्रव्यमान सभी को समझ में आ गया? अभी जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर करूं, लाइक करूं। यहां तक का समझ में आ गया क्या? पायल गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, वेरी गुड। हनुमान बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।
भैया सभी को चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी बच्चों को जोड़ो, फटाफट फटाफट, बहुत अच्छा सेक्शन होने वाला है आज का। ठीक है, अगली अगर हम बात करें पदार्थ की, तो आपको पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपके पास में हो गया द्रव्यमान कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक बार, क्योंकि जो ये पदार्थ शब्द आया ये हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ होता क्या है। ठीक है, तो अगली अगर हम बात करें पदार्थ, वैसे तो द्रव्यमान से पहले बात करनी थी पदार्थ की। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, या इसको दूसरे में बोलो तो द्रव्य। ठीक है, या इंग्लिश में बोलोगे तो मैटर। ठीक है, ये होता क्या है, अगर हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ क्या होता है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। हम सब भी पदार्थ, हम स्थान घेरते हैं ना, कोई टेबल चेयर है, ये सभी किस में आती है, पदार्थ में आती है। जो स्थान घेर रही है वो सभी किस में आती है भाई, सभी की सभी किस में आती है, पदार्थ में आती है। अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के। देखो बेसिकली पदार्थ की अवस्थाएं तीन पढ़ते हैं, लेकिन दो अवस्थाएं और खोज कर चुके हैं, प्लाज्मा और बोर आइंस्टीन की अवस्था और खोज कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले एक बात करेंगे, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की बेसिक पहले हम तीन की बात करते हैं, उसके बाद में हम कितने की बात करेंगे, दो और की करेंगे। एक बार यहाँ पे तीन की करते हैं, यानी कि ये हमारे पास में ठोस है, सॉलिड। दूसरा है द्रव्य, लिक्विड। तीसरा है आपके पास में गैस। ठीक है, अब देखो भैया एक इसके एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप सबने बर्फ देखी हुई क्या। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो मेरे पास में एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, ठोस, आप रटना मत। ये जो पानी ये बर्फ है उस फ्रीज में रख दिया, तो देखो ठोस क्या होती है कि ठोस का आकार भी निश्चित हो गया, बर्फ का आकार निश्चित हो गया और आयतन भी क्या हो गया, निश्चित हो गया। कि इस प्रकार की वस्तु जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित हो वो क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। यानी कि देखो कि यानी कि आप यहाँ पे ठोस की डेफिनेशन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा कि वह वस्तु जिसका आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हों, निश्चित होते हों। क्या होगा, ठोस होगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बर्फ, लकड़ी, पत्थर इत्यादि। ठीक है, समझ में आ गया सभी को यहाँ तक। अब अगली अगर मैं बात करूं आपसे कि द्रव्य की, तो द्रव्य आपके पास में क्या होगा, द्रव्य क्या होगा, लिक्विड क्या होगा कि इस प्रकार की वस्तु जिसका आयतन तो निश्चित होगा, आयतन तो क्या होगा, निश्चित, परंतु आकार क्या रहेगा, अनिश्चित। आकार निश्चित नहीं होगा, आकार अनिश्चित। क्या कहलाएगा, द्रव्य कहलाएगा। देखो द्रव्य में ये पानी का स्तर दिख रहा है आपको, ये इस बोतल का जो आयतन है वो इस पानी का आयतन है, लेकिन यहाँ पे अब पानी का आकार ये है। मैंने ऐसे कर लिया तो ये पानी का आकार ऐसे हो गया, ऐसे कर लिया तो ये ऐसे हो गया, क्योंकि इसके आकार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आकार में क्या हो रहा है भाई, परिवर्तन हो रहा है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, तो आकार क्या हो रहा है, इसका बदल रहा है। आकार क्या हो रहा है भाई, बदल रहा है। तो देखो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पानी, तेल, जितने भी तरल पदार्थ है, पेट्रोल इत्यादि। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गई क्या। अगला अगर मैं बात करूँ आपसे पास में गैस, गैस क्या होती है आपके पास में। भैया आप लोग रेंट पे रहते हो या घर पे जाते हो तो गैस वाले को बोलते हो कि आप देखो
ध्यान रखना इन सभी का वजन भी क्या होगा, भार भी क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। भार भी क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। ठीक है, भार भी क्या रहेगा, वजन जो है वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप गैस भरवाने जाते हो तो आप उसको बोलते हो कि 5 केजी गैस दे दो, 10 केजी दे दो, मतलब जितना आप भरवा के लाते हो, लीटर में थोड़ी भरवा के लाते हो, केजी में भरवा के लाते हो। ठीक है, तो उसका वजन क्या है, निश्चित है। ठीक है, ये देखो केजी और न्यूटन, देखो भार का होता है न्यूटन मात्रक, लेकिन हम सामान्य उसको केजी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो काम करता है वो ही बल, गुरुत्वाकर्षण वाला बल ही तो क्या है, भार है। ठीक है, किसी वस्तु को पकड़ के रखना या कि आकर्षित करके रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो जब आप जाते हो तो वजन के लिए तो आप बोलते हो कि वजन कितना देना है आपको, कि 5 केजी दे दिया। ठीक है, लेकिन आपने टंकी वगैरह में भरवा लिया और कोई मेरा जैसा बच्चा हो तो वो दिमाग में आएगा कि मैं इसका आकार वगैरह देखूंगा, क्या इसको खोल के देखता हूँ, इस गैस सिलेंडर को खोल के देखता हूँ। तो कभी देखा है कि उस गैस सिलेंडर को खोलते हो तो वो गैस तुम्हें लगता है कि इधर इधर से गई है या ऐसे ऐसे गई है, क्या उसका आकार देखा है आपने, या ऐसे ऐसे फैल रही है, या इतनी जगह तक फैल रही है, या इतना आयतन घेरा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इतनी दूर तक वो फैल गई, क्या आपने देखा है, उसका आयतन देखा है? नहीं, आयतन भी निश्चित नहीं होता, और नहीं उसका आकार देखा है कि गैस का आकार ऐसा ऐसा, आकार भी निश्चित नहीं होता है। तो न तो आयतन निश्चित है, आयतन और आकार दोनों ही क्या रहते हैं, अनिश्चित रहते हैं, अनिश्चित रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भार की बात करें तो भार क्या रहता है, निश्चित रहता है। ये केवल समझाने के लिए है, बार डेफिनेशन में ज्यादातर आपको बुकों में आयतन और आकार ही मिलेगा। ठीक है, तो गैस का ना तो आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है। इस प्रकार का पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे आपके पास में S2, O2, CO2, जितने भी गैस है इत्यादि, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। अगली है आपके पास में चौथी अवस्था, प्लाज्मा अवस्था। अगला कौन सा है भाई, प्लाज्मा। चौथी अवस्था की अगर हम बात करें तो कौन सा आपके पास में, प्लाज्मा। चौथी अवस्था की बात करेंगे तो कौन सी अवस्था है आपके पास में भाई, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था की भी खोज कर दी गई है, यानी कि चौथी अवस्था कौन सी आपके पास में, प्लाज्मा है। ठीक है, इसका जो तापमान है वो बहुत ही उच्च होता है। इस प्लाज्मा अवस्था का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बहुत ज्यादा होता है, तापमान अधिक होता है। ठीक है, तापमान क्या होगा, बहुत ही अधिक होगा। लगभग आपके पास में यानी कि 20,000, लगभग आपके पास में कितना रहेगा, 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आप तो बस केवल नाम नाम देख लो, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, और ये जो अवस्था है ये एक प्रकार की आयनिक अवस्था है। कैसी अवस्था होती है, आयनिक अवस्था होती है। ठीक है, अगली है आपके पास में, ये इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता है कि प्लाज्मा एक अवस्था होती है जिसका तापमान क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, अगली है बोर आइंस्टीन। अगली अवस्था है आपके पास में बोर आइंस्टीन। पांचवी अगर मैं बात करूं आपसे, बोर, पांचवी अवस्था है आपके पास में बोर आइंस्टीन अवस्था है। ठीक है, ये अवस्थाएं थी आपके पास में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। हाँ, ये बात सच है, आशु जो बोल रहा है ये बहुत अच्छी बात है कि एएलपी के लिए एक बार आप फोकस, जिस जिसका प्री निकल गया वो एएलपी के लिए फोकस करें।
ठीक है। ALP पे केवल आपका पार्ट बी निकलना चाहिए। पार्ट बी का मतलब आप 50 नंबरों तक तैयारी करोगे, और अपने यूट्यूब चैनल पे 50 नंबर तक की तैयारी हो चुकी है। और एक स्टूडेंट ऐसे बोल रहा था मैम ट्रांसफॉर्मर के इतने क्वेश्चन नहीं आते, तो वो बच्चा 2010 का पेपर उठा के देखेगा और फिर वो रियलाइज करेगा कि ट्रांसफॉर्मर से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बस आप लोग सब मेहनत करें और चैनल को क्या करें, चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों को शेयर करें। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है चैनल को। ठीक है, हनुमान बहुत अच्छा आंसर दे रहा है, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहा है, बहुत अच्छा आंसर दे रहा है हनुमान। बाकी वाला भी आंसू वगैरह भी आंसर दो, अनुराग भी आंसर दो। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग अनुराग। अगली अगर हम बात करें आगे की, यहाँ तक हो गया कि यानी आप रटोगे नहीं पदार्थ को, क्या नहीं करोगे, रटोगे नहीं। अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, अगला पॉइंट है हमारे पास में भार। भार क्या होता है भाई, भार क्या होता है, एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो ही भार है। यानी कि भार क्या है, एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है, वही क्या है, भार है आपके पास में। ठीक है, अगर आगे की अगर मैं बात करूं भार से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, एक प्रकार का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही क्या है, भार है, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कभी लिफ्ट वगैरह में जाते हो, देखा है भार का ही काम होता है। लिफ्ट वगैरह में जाओगे तो किसका काम होता है, भार से रिलेटेड ही काम होता है। ठीक है, तो आप ध्यान करेंगे, हम अगली बात करेंगे भार की। किसकी बात करेंगे, भार की बात करेंगे। ठीक है, तो अगली बात है आपके पास में भार। देखो, किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचने वाला गुरुत्वीय बल ही क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। रटना नहीं है, भार, वेट, भार। कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु को किसी भी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचने वाला गुरुत्वीय बल ही भार कहलाता है। क्या किसी को प्रॉब्लम है भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? भार एक प्रकार का बल ही तो हो गया। अगर कॉमन सेंस में देखो तो भार एक प्रकार का क्या हो गया आपके पास में, बल हो गया भार। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं इसके, तो भार को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, भार को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, भार कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशियां हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भार बराबर में क्या हुआ, W बराबर में mg, यही तो भार है, यही तो भार है भाई। और यहां से न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके। ठीक है, यहां से क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास में। W बराबर में क्या होगा, mg। और भार का मान नियत नहीं रहता है, अगर आप स्थान चेंज करोगे तो भार की वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है। भार की वैल्यू क्या रहती है भाई, बदलती रहती है। किसके कारण से बदलती है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण से बदलती है। जैसे आपने कभी देखा कि हम पृथ्वी पे 60 kg के हैं, लेकिन चंद्रमा पे जाके कितने के हो जाते हैं, हम 10 के हो जाते हैं। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण 1/6 भाग होता है, यानी कि धरती से पृथ्वी पर कम होता है। ठीक है, ये केवल बदलना गुरुत्वीय त्वरण के कारण बदलते हैं, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि इसके पास में द्रव्यमान है वो तो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। हमेशा क्या रहता है अभी, सेम रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है कभी भी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। यानी कि किसी भी वस्तु का स्थान बदलोगे तो भार भी क्या होगा, बदलेगा। लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर भार हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं इससे आगे की, तो यदि कोई भार के लिए किसी भी वस्तु को बदलते हो, किसी भी वस्तु का स्थान बदलते हो तो भार बदलता है। किसी भी वस्तु का स्थान बदलने पर भार बदलता है, ध्यान रखना। लेकिन पृथ्वी के जो केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर भार क्या रहता है, पृथ्वी के
केंद्र पर भार क्या रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, शून्य रहेगा। क्या रहेगा भैया, शून्य रहेगा। क्या रहेगा, भार शून्य रहेगा। इससे आगे की अगर मैं बात करूं तो जैसे हम भार वगैरह को, द्रव्यमान को हम सामान्य तौल वगैरह से ज्ञात कर सकते हैं, सामान्य ताखड़ी वगैरह से तोल सकते हैं, ठीक है, सामान्य तोला ताखड़ी वगैरह है ना, तोलते हो, उससे तोल सकते हो। लेकिन भार को हम स्प्रिंग तुला से तोलते हैं, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगला बात है हमारे पास में कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हो, यानी कि वस्तु को द्रव में डुबोगे, वस्तु को द्रव में डुबोने पर भार के मान भी बदलता है, भार में भी परिवर्तन होता है, बदलता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? भार कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगली अगर हम बात करें आगे से आगे, और यानी कि मैंने बोला कि भार बराबर में क्या है आपके पास में, भार बराबर में क्या है, W बराबर में क्या है, mg है। m क्या है, द्रव्यमान है। तो देखो भार का मात्रक की बात करोगे यहां पे, तो देखो भार का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक। अगर मैं बात करूं SI में या MK से बोल सकते हो, तो देखो द्रव्यमान किससे मापोगे, kg से। और ये जो गुरुत्वीय त्वरण है, वो कल त्वरण पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या लगभग आप इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या किसी को प्रॉब्लम है? तो देखो इसी को आप क्या बोलते हो, न्यूटन बोलते हो। तो भार का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। क्या होगा भाई, न्यूटन होगा, ठीक है। दूसरा, सीजीएस पद्धति में, भार का सीजीएस पद्धति में मात्रक, भार का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा भाई, डाइन होगा। देखो आप सभी को पता है कि एक डाइन बराबर में कितना होता है, 10 की घात -5 न्यूटन होता है, और एक न्यूटन बराबर में कितना होगा, 10 की घात 5 डाइन होगा। क्या किसी को प्रॉब्लम है? अगर मैं भार की एफपीएस पद्धति में मात्रक की बात करूं, किसकी बात करूं, भार की एफपीएस पद्धति में मात्रक की, तो देखो भार का एफपीएस पद्धति में मात्रक, पद्धति में मात्रक क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। भार का एफपीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताओगे। या कितने लोगों ने बता रखा है, क्या होगा भाई, पाउंडल। क्या होगा, फटाफट बताओ, पाउंडल होगा। किसी एक ने भी आंसर नहीं दिया अभी तक। वेरी गुड, वेरी गुड। हनुमान ने SI और सीजीएस का दिया है, मैं वही देख रही थी फोन में, लेकिन आप लोगों ने बाकी का आंसर नहीं दिया था। अगली अगर मैं बात करूं, अगर हमें और अच्छे से पढ़ना है तो हम किसकी बात करेंगे भाई, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, न्यूटन के, क्योंकि भार क्या है, एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल ही तो है, गुरुत्वीय बल ही तो है भार। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई? तो एक बार इनकी भार है तो लिफ्ट की कंडीशन भी देखेंगे। या पहले आप लिफ्ट की कंडीशन देख लो कि जब भार की बात करें तो लिफ्ट की स्थिति में क्या होगा। यहाँ पे इससे पहले लिफ्ट की कंडीशन देख लेते हैं। लिफ्ट में भार, लिफ्ट में व्यक्ति का भार, लिफ्ट में सब लोग देखे हुए ना लिफ्ट तो, ठीक है। एक बार मैं नॉर्मली बता देती हूँ इक्वेशन, जब भी इक्वेशन आपके एग्जाम हो लगे ना तब बता देंगे ना, एग्जाम होने के बाद में बता दे, नहीं तो अब तुम इक्वेशनों में अटके रहोगे, क्योंकि लिफ्ट वाली कंडीशन में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना ही उनके इक्वेशन से पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यदि फर्स्ट अगर मैं बात करूँ लिफ्ट की कंडीशन की, फर्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ
यदि कोई भी वस्तु का वेग क्या हो, व्यक्ति का लिफ्ट क्या हो, समान वेग से चल रही हो। लिफ्ट क्या हो जब एक समान, लिफ्ट की बात करें कि लिफ्ट एक समान वेग से चल रही है। भाई मानो कि मैं लिफ्ट में बैठी हूँ, लिफ्ट का वेग समान है, एक समान वेग है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो मेरे भार में क्या परिवर्तित होगा? अपरिवर्तित रहेगा। कंडीशन ध्यान रखना कि वेग क्या है, लिफ्ट का वेग क्या है, समान है। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है और मैं लिफ्ट में बैठी हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, तो मैं लिफ्ट में बैठी हूँ, तो मेरे भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समान वेग से चाहे लिफ्ट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास में, फर्स्ट, जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर की ओर और जा रही हो तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि बदलेगा नहीं, अपरिवर्तित रहेगा। दूसरा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे समान वेग से ऊपर की ओर जा रही है, अगर लिफ्ट समान वेग से नीचे की ओर आ रही हो, ठीक है, जब लिफ्ट क्या हो, जब लिफ्ट समान वेग से, लिफ्ट का वेग क्या है, समान है, ऐसा नहीं घट बढ़ रहा नहीं है, समान वेग से नीचे की ओर आ रही हो, रही हो तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति या लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति, लिफ्ट में बैठा व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं, यदि आपके पास में लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट के त्वरण की बात करें, अभी तो किसकी बात थी, वेग की। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हनुमान भार में कमी कब होती है? जब त्वरण समान हो और लिफ्ट कैसे जा रही हो, नीचे की ओर जा रही हो। ठीक है, यहां पे यही तो बात थी, यहाँ पे यही तो बात है कि यहाँ वेग है, इसलिए तो बच्चा कंफ्यूज होता है। अब बात करते हैं हम, जब लिफ्ट का समान त्वरण से जा रही हो, त्वरण की बात करें अब हम, जब लिफ्ट समान त्वरण से जाएगी, तो देखो जब लिफ्ट कैसे जाएगी भाई, समान त्वरण से जाएगी, अपरिवर्तित, समान त्वरण से जाएगी। अब अभी तो क्या था, समान त्वरण से जाएगी, तो आपके पास में क्या होगा, बदलेगा नहीं या भार बदलेगा, ये कंडीशन है। जब आपके पास में लिफ्ट समान वेग से जा रही थी ऊपर नीचे, तो भार क्या रहा था, बदल नहीं रहा था, अपरिवर्तित नहीं रह रहा था, जैसा था उतना ही था। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम किसकी भाई, अब बात कर रहे हैं कि जब लिफ्ट समान त्वरण से, समान त्वरण से ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर, और जाने पर लिफ्ट में बैठा व्यक्ति का भार बढ़ा महसूस होगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा। ऊपर की ओर जाने पर लिफ्ट में व्यक्ति का भार
बढ़ता है या बढ़ा हुआ महसूस होता है। ठीक है, ठीक है, अगर व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि गुरुत्वाकर्षण बल के नियम में यदि कोई दो द्रव्यमान m1 एवं m2 r दूरी पर रखे हुए हैं तो उन दोनों द्रव्यमानों पर लगने वाला बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या है, समानुपाती है, तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और इसे ही क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम कहते हैं। तो देखो ये एक इक्वेशन इसको दे दें हम और एक इक्वेशन इसको दे दें, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, यानी कि F समानुपाती m1 m2 बटे में r²। यहाँ पे समानुपाती का नियतांक देखो, समानुपाती क्या चीज होती है? बराबर का मतलब तो ये है कि भाई अगर मैं 5 फुट की हूं तो मेरे साइड वाली जो लड़की है वो भी 5 फुट की रहेगी। ये तो एक्यूरेट डाटा होने चाहिए बराबर का। समानुपाती का मतलब है, कई बार बोलते हैं ना कि इतनी सी हाइट है इसकी, यानी कि सेम सेम लगभग लगभग बराबर या लगभग लगभग कम। ठीक है, तो समानुपाती को हम बराबर में चेंज करते हैं तो कोई ना कोई नियतांक लेते हैं इक्वल करने के लिए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, जब इनको आप करोगे तो आपके पास में हो गया कि F बराबर में क्या हो जाएगा, G। ये गुरुत्वीय नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक बोला जाता है, यानी कि m1 m2 बटे में r²। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? और ये बल है तो इसका मात्रक क्या है भाई, न्यूटन है। बल है तो इसका मात्रक क्या है, न्यूटन है। और अगर मैं बात करूं जी क्या है, जहां पे जी क्या है, जहां मैं अगर बात करूं इसमें, यानी कि F बराबर में जी m1 m2 r²। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे इन सभी की बात करूं कि m1 एंड m2 तो क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान है। और किस में है भाई, केजी में है। ठीक है, किसमें है, केजी में है। आर क्या है, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी। आर क्या है, दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी मीटर में है। ठीक है, जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्व आकर्षण का नियतांक है। देखो इसकी भी यूनिट निकालेंगे अभी, जस्ट इसकी यूनिट निकालोगे तो आपके पास में क्या जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg²। ठीक है, आगे बात करते हैं, F क्या है, बल है, गुरुत्व आकर्षण बल, ये किस में है, न्यूटन में। यहां तक कोई बात आई? तो यहाँ पे हम जी की बात करते हैं, किसकी बात करें, जी की, यानी कि सार्वत्रिक नियतांक की बात करें। तो आपके पास में देखो ये जी की बात करें तो F बराबर में क्या है आपके पास में, जी रटना मत है, m1 m2 बटे r²। यहाँ जी निकालेंगे तो देखो दो पार्ट में तो इनका वज्र गुणा कर लेंगे। ठीक है, दो पार्ट में तो इसका वज्र गुणा कर लेंगे, तो क्या आया आपके पास में, जी बराबर जी m1 m2 बराबर में f r²। यहाँ पे जी बराबर में बात करोगे तो f r² बटे में m1 m2। अगर यहाँ पे देखो इसके मात्रक की देखो, हमने जो मात्रक डायरेक्ट लिखा वो कैसे लिखा है, F है, F को किस में मापोगे, न्यूटन में। R को किस में मापोगे, मीटर में, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। और द्रव्यमान K1 m1 का kg, m2 का भी kg, तो क्या हो जाएगा, kg²। अगर इसको और आगे सोल्व करो तो न्यूटन का मात्रक क्या होता है, इसी से तो न्यूटन बनता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या रहेगा, kg²। ठीक है, ये हुआ ना। अब देखो यहाँ पे इस एक kg से तो ये kg कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मीटर के क्यूब पर सेकंड स्क्वायर बटे में kg। अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हो तो आपके पास में आ जाएगा kg -1 मीटर 3 और सेकंड -2।
अब यहां से गुरुत्वीय नियतांक का तुम क्या निकाल सकते हो, एक मात्रक आ गया, ये गुरुत्वीय नियतांक का क्या है भाई, गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक, ऐसा ही बोल दो, ऐसा ही मात्रक क्या हुआ, kg, या आप क्या बोल सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, एक ही बात है, एक ही चीज है ना। अब बात करते हैं इस g की विमा की, सार्वत्रिक नियतांक की विमा की बात करें तो उसकी विमा क्या हो जाएगी आपके पास में, ये विमा पूछी गई है, यानी कि m-1 L3 और T-2। क्या किसी को प्रॉब्लम है? और अब इस g का मान क्या होता है आपके पास में, g का मान होता है, नियत रहता है g का मान, कहीं पे भी जाना 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इस g का मान होता है, g बराबर में, ये नियतांक है तो ये g बराबर में ये इसकी वैल्यू होती है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? मैं आपके कमेंट देख के बताती हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलोगे, ठीक है। बताओ भाई, किसी को प्रॉब्लम है? हाँ, और इसकी खोज किसने की थी भाई, इसकी जो खोज इस जी की किसने की थी भाई आपके पास में, हेनरी कवदेस ने की थी। किसने खोज की थी, इसकी खोजकर्ता कौन है, ये खोजकर्ता है, ठीक है, किसने की थी, हेनरी ने, वेरी गुड सोनू। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? लो नो प्रॉब्लम, ओके ओके ओके, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब देखो रटो मत, अगर मैं एक कैपिटल जी और स्मॉल जी की बात करें, लेकिन हमने वहां पे माना कि त्रिज्या कैपिटल आर है और द्रव्यमान एम है, ठीक है, तो यहाँ पे आओ अब आगे, समझ में आ रहा है? प्लीज आप सभी लोग अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करो सबसे पहले तो, क्योंकि आप लोग भी ही सपोर्ट करना चैनल को, आप लोगों का ही चैनल है ही, ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, और सब्सक्राइब कराओ। देखो F बराबर में क्या होता है, mg, पढ़ा आपने, और एक F बराबर में क्या होता है, g m1 m2 r स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। लेकिन मुझे एक चीज देखनी है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या चीजें, क्या रिलेशनशिप बन सकता है, लेकिन उस कंडीशन में मैं क्या करूं कि मैं कैपिटल जी हो तो द्रव्यमान है, मैं उसको हमेशा किस में लूं, कैपिटल, चाहे कोई भी द्रव्यमान हो, m1 हो m2 हो, कैपिटल M में लूं, और जो हमारे पास में दूरी है तो उसको मैं कैपिटल R में लूं, इसमें त्रिज्या के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है, त्रिज्या के रूप में भी ले सकते हैं, जब पृथ्वी की बात करेंगे तो हम त्रिज्या के रूप में लेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो अब देखो मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, इस वाले बल की, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में क्या हो गया, यानी कि कैपिटल M और G, और ये क्या हो जाएगा, G M का स्क्वायर और R स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप कर दूं किस किस का, कैपिटल जी और स्मॉल जी का, यानी कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध की बात करूं, जी एवं स्मॉल जी में, गुरुत्वीय जी में संबंध की बात करूं, रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी और स्मॉल जी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय सांतरिक नियतांक कहते हैं, और इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं में संबंध। तो देखो आपके पास में क्या हो जाएगा, F बराबर में क्या हुआ, mg, और इस F बराबर में क्या हुआ, gm स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है, ये F बराबर है तो दोनों को बराबर रख दें, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, यानी कि हमने रखा mg बराबर में gm स्क्वायर बटे r स्क्वायर, क्या कोई प्रॉब्लम है, एक m से ये एक m कैंसिल आउट, तो इनका जो रिलेशन है वो क्या आया, स्मॉल g बराबर में कैपिटल जी m बटे r स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, रिलेशन आ गया, ठीक है, ये इसका क्या आ गया अभी, रिलेशन आ गया।
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, ठीक है। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो, हाँ लाइव क्लास है। जितेंद्र गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं, अब आपसे पूछे कि ये जो कैपिटल जी है, मैं यहां पे लिख देती हूँ भाई, ये जो कैपिटल जी है ये क्या होता है आपके पास में? सार्वत्रिक नियतांक होता है, ठीक है। और स्मॉल जी है ये आपके पास में, ये आपके पास में गुरुत्वीय त्वरण होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके जो मात्रक है मेरे पास में, इस जी का मान, जी का मात्रक की बात करूं तो आपके पास में न्यूटन, अभी मैंने निकाल के भी बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और इसके मात्रक की बात करूं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर मैं यहां पे इसके विमा की बात करूं भाई, अगर मैं यहां पे इसके विमा की बात करूं, जी के विमा की यानी कि दोनों के विमा की बात करूं तो इसकी विमा होती है m-1 L3 t की पावर -2। और अगर इसकी विमा की बात करूं तो आपके पास में होगा m0 L1 t की पावर -2, ठीक है। जी का मान, इसका मान क्या रहता है? प्रत्येक जगह, सभी जगह इस जी का मान क्या रहेगा भाई? इस जी का मान कभी नहीं बदलता, यानी कि बदलता नहीं है। कैपिटल जी का मान बदलता नहीं है, जबकि इस जी का मान बदलता रहता है। स्मॉल जी का मान बदलता रहता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, ठीक है, विषुवत रेखा पर कितना होगा, केंद्र पर कितना होगा, तो इस जी का मान क्या रहता है? बदलता रहता है। और इस जी की हमारे पास में आ गई GMR² से। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा। अब अगर मैं बात करूं जी के मान में परिवर्तन की, अगर मैंने पृथ्वी की सतह पर ले लिया, ठीक है, जी के मान में परिवर्तन, कौन से जी के? गुरुत्वीय त्वरण के मान में, क्योंकि बदलता कौन है? गुरुत्वीय त्वरण ही बदलता है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि जी के मान में परिवर्तन, जी के मान की परिवर्तित करूं, सबसे पहले फर्स्ट लिया मैंने पृथ्वी की सतह पर, फर्स्ट ले लिया हमने भाई, फर्स्ट पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के सतह पर, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होगा आपके पास में, यानी कि स्मॉल जी का, ये हमारे पास में पृथ्वी है, यहाँ पे ले लिया ये द्रव्यमान है और एक ये पॉइंट पे है, तो यहाँ पे हमने ले लिया इसकी r दूरी है रेडिएशन, ये m1 m2 था, ठीक है। तो यहाँ पे इस g का मान क्या होगा? g डैश कर दूं मैं, या केवल g ही कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इस g का मान क्या होगा आपके पास में भाई? पृथ्वी की सतह पर अगर जी के मान की बात करें तो इस सतह पर हो जाएगा, जो हमने रिलेशन निकाला वो कैपिटल जी एम और r², ये हो गया भाई यहाँ पे m, ठीक है। r क्या है? त्रिज्या है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? क्योंकि यहाँ तक m1 m2 यहाँ तक ले गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं दूसरा कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर इस जी के मान में क्या परिवर्तित होता है, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है हमारे पास में सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी की सतह के ऊंचाई के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है। फर्स्ट पृथ्वी के सतह की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? देखो सीखो, सतह पे ये था, अगर आप ऊपर चले गए
पृथ्वी की सतह से ऊपर चले गए, मानो क्या सभी को समझ में आ रहा है भाई? ऊपर चले गए आप लोग, यानी कि ये आपके पास में पृथ्वी है, ठीक है। और अब यहां से यहां पे h ऊंचाई पे चले गए, यहां तक तो r था, यहां सतह तक तो, ठीक है। और यहाँ m था और यहाँ अब यहाँ पे चले गए, यानी कि ये m, एक m यहाँ आ गया, ये h ऊंचाई हो गई। तो अब यहाँ पे g का मान क्या होगा, यानी कि g डैश कर दे। पृथ्वी की सतह पर तो क्या था, g है, पृथ्वी की सतह पर तो क्या है, g है, और h ऊंचाई पे चलेगी तो g डैश है। तो अगर मैं यहाँ पे मान रखूं तो हमारे पास में g डैश क्या हो जाएगा, g डैश आ जाएगा आपके पास में, यानी कि g तो बदलेगा नहीं, m भी नहीं, यानी कि r प्लस में h। देखो ये बटे में प्लस में h हो रहा है, तो बटे में जो भी संख्या का मान बढ़ाओगे तो ये घटेगा। तो ध्यान रखना, जब पृथ्वी की सतह की ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। उसका रीजन ये है, क्या होगा भाई, घटेगा। उसका रीजन ये है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आप नॉर्मली याद रख लेना कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, लेकिन उसकी इक्वेशन यहां से आती है। अगली अगर मैं बात करूं आपसे कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाएं, किसी पॉइंट पे गहराई में जाएं, केंद्र पे नहीं जा रहे, अभी हम कहां जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, यानी कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर। थर्ड, पृथ्वी की सतह से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा भाई? देखो, अगर आप, ये आपके पास में पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये आपके पास में पृथ्वी की सतह थी, यहाँ पे तो आपके पास में क्या था, क्या था आपके पास में, g बराबर में g(m)r² था। यहाँ केंद्र से यहाँ ये r है, लेकिन अब ये बोल रहा है कि आप कहाँ चले गए, किस पॉइंट पे चले गए, यहाँ पे चले गए, मानो यहाँ पे चले गए, ठीक है, यहाँ पे चले गए, यानी कि अब ये पॉइंट है, गहराई में चले गए पृथ्वी के अंदर, ठीक है, यानी कि अब ये पॉइंट है। तो इस कंडीशन में पृथ्वी की गहराई पर g का मान क्या होगा, गहराई पर जाने पर g का मान आपके पास में क्या होगा? तो अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा g डैश, क्या हो जाएगा भाई आपके पास में, जो गहराई पे जाओगे तो g(1 माइनस में d/r) ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, यानी कि g है, पृथ्वी की गहराई पे जा रहे हो, गहराई पे जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान भी क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। ध्यान रखना, आप जी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाए या पृथ्वी की सतह से नीचे जाए तो हमेशा गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। दोनों का याद हो जाएगा। अगले अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं पृथ्वी के केंद्र पर, अगली अगर हम बात करें पृथ्वी के केंद्र पर, किसकी बात करें भाई, फोर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर, केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पे जाओगे तो भाई ये आपके पास में पृथ्वी है, ठीक है, ये r त्रिज्या थी, लेकिन यहां अब केंद्र पे आ गए, यानी कि r और d क्या हो गया, बराबर हो गया। इसमें मान रखोगे तो आपके पास केंद्र पर क्या हो जाएगा, g डैश g(1 माइनस में d की जगह r रख दो, या यहाँ पे भी r, त्रिज्या तो होगी नहीं, ये दोनों d बराबर हो गए ना केंद्र पे, इसको dd रख दो। तो dd रखोगे तो आपके पास में क्या हो गया, d से d कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में एक g डैश g(1 माइनस में 1), g डैश 1 माइनस में 1 क्या होता है, तो g डैश क्या हो जाएगा 0,
यानी कि केंद्र पर हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। क्या रहेगा, शून्य रहेगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? पृथ्वी के केंद्र पर, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि पृथ्वी के केंद्र पर, और ये इनको निकाल के अभी आप एक बार एग्जाम दे लो, उसके बाद में फिर से हम पढ़ाएंगे, तब इसको अच्छे से और अच्छे से कि ये आया कैसे कैसे है, क्यों आया है, इन सब की बात करेंगे। तो ध्यान रखना, पृथ्वी की गहराई में जाओगे या पृथ्वी के ऊपर जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर 0 रहता है। रीजन समझ में आ गया? अब अगली बात करें कि विषुवत रेखा और ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। एक बार मैं आपकी कमेंट देख लेती हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताओगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। महेंद्र बहुत अच्छा आंसर है, सोनू बहुत अच्छा आंसर है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्लास का वही टाइम रहेगा भाई, 7:15 वाला। आज तो इंटरनेट की वजह से नहीं हो पाई कि नेट नहीं आ रहा था, ठीक है। अगला है आपके पास में, देखो पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है, तो ध्रुव और विषुवत पर रेखा पर जाएगा तो क्या रहेगा। तो देखो अगली अगर हम बात करें, घूर्णन गति के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान, घूर्णन गति के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान। देखो देखो, ये अगर मैं घूर्णन गति की बात करूं तो आपके पास में क्या होगा भाई, ये मेरे पास में पृथ्वी है, यहाँ पे ये हमारे पास में विषुवत है, विषुवत रेखा है, ये हमारे पास में क्या है, ध्रुव है यानी कि पोल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ इस अक्ष के सापेक्ष घुमा दूं यहाँ पे, और ये घूर्णन गति क्या है, ओमेगा है, तो यहाँ पे अगर मैं घुमाऊंगी तो आपके पास में क्या होगा कि यहाँ से जो कोण बन रहा है वो हमारे पास में थीटा कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा। और घूमेंगे तो ये क्या, रेडिएशन आर है, तो ये इस प्रकार से घूमेंगे, ठीक है। और अब जी के मान की बात करें तो देखो आपके पास में एक इक्वेशन दे देती हूँ, यानी कि जब देखो ध्रुव पर होगा तो क्या मान होगा, घूर्णन गति के कारण, और यदि विषुवत रेखा पर होगा तो क्या मान होगा। तो यहाँ पे आपके पास में जो इक्वेशन आती है वो आती है जी डैश, जी क्या करेगा, ये रेडिएशन आर है, ये घूर्णन है डब्ल्यू, ओमेगा क्या है, घूर्णन है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन से हम देखो ज्ञात करते हैं कि क्या आएगा आपके पास में। अगर मैं विषुवत रेखा पर रखूं तो विषुवत रेखा पर अगर इसको घूर्णन गति थीटा बराबर में 0 हो जाएगा। इसको अगर मैं 2 भागों में बांट दूं, फर्स्ट विषुवत रेखा और दूसरा ध्रुव पर, ठीक है, तो जी का मान हमारे पास में क्या होगा। अगर मैं बात करूं विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा की बात करूं तो विषुवत रेखा पर देखो क्या हो जाएगा, ये थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा पर थीटा बराबर में 0 डिग्री, और ध्रुव पर देखो ये ध्रुव पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो जाएगा, ध्रुव पे जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ ध्रुव पर जाए तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ध्रुव पर यानी कि थीटा बराबर में 90 डिग्री, ठीक है। अब ये मान अगर मैं इसमें रख दूं तो देखो जी डैश जी माइनस में आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 0। आपको पता है कोस 0 का मान हमेशा 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश जी आर ओमेगा स्क्वायर। तो इससे आपको ज्ञात हुआ कि देखो इस जी में से कम हो रहा है तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, कम होगा। क्या होगा भाई, कम होगा। विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, ध्रुव की तुलना में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ध्रुव की तुलना में क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे ध्रुव की बात करूं तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया जी डैश जी
आर ओमेगा स्क्वायर कोस 90, कोस स्क्वायर 90, कोस 90 का मतलब क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा जी डैश और जी। तुमसे पूछे कि बताओ इन दोनों को देखो, किस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होगा, इसमें से कुछ घट रहा है क्या, नहीं, तो ध्रुव पर अधिक होगा कंपेरिजन विषुवत रेखा के, कंपेरिजन विषुवत रेखा के। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सर अभी घुमाते हैं, वही रुको थोड़ी देर। मूलचंद गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अगले पॉइंट की बात करें, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ध्रुव पर क्या होगा, अधिक होगा कंपेरिजन विषुवत रेखा की। तो ध्यान रखना कि ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, अधिक होगा। ध्रुव पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान, मैं उसके नीचे लिख देती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। कंपैरिजन अगर विषुवत रेखा की करें तो ध्रुव पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान, त्वरण का मान अधिक होगा। और विषुवत रेखा पर ध्रुव की कंपैरिजन गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा। एक दूसरे को आप कंपैरिजन कर सकते हो, इस कंडीशन में आप एक दूसरे को क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। अगर देखो आपके पास में ये है, आपके पास में पृथ्वी, ठीक है, और यहां पे ये आपके पास में क्या है भाई, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में विषुवत रेखा है, और ये आपके पास में है ध्रुव है, ठीक है, ये आपके पास में क्या है, ध्रुव है, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं आपसे, तो यहां पे आप ध्रुव से किधर की ओर जा रहे हो, विषुवत रेखा की ओर जा रहे हो। ध्रुव से किधर जाओगे, विषुवत रेखा की ओर जाओगे। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाओगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। आप ध्रुव से इधर की ओर जा रहे हो, विषुवत रेखा की ओर, तो जी का मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा, ठीक है। ये केस भी सबको समझ में आ गया, ठीक है। अगले अगर मैं बात करूं आपसे कि आप विषुवत रेखा से और ध्रुव की ओर चले गए, अब तो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रहे हो। अब अगली अगर मैं बात करूं आपका, यानी कि ये पृथ्वी है, यहाँ पे ये हमारे पास में क्या है, विषुवत है और रेखा है, और ये हमारे पास में ध्रुव है, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर त्वरण का मान क्या होता है, बढ़ता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप
बता सकते हो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। अगला अगर बात करें, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? वहां से कैसे दिखा रहा था? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या भाई यहां तक? नहीं, इसमें तो नहीं आ रही। अगला है, अगर मानो कि आपने पृथ्वी की गति को बहुत तेज कर दी, पृथ्वी बहुत तेज गति से घूम रही है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी बहुत तेज गति से घूमने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलेगा। कोई परिवर्तन नहीं होगी। चाहे पृथ्वी धीरे गति से घूमे, ठीक है, चाहिए आपके लिए पृथ्वी क्या करे, ये तो तेज था, चाहे पृथ्वी अपने पास में क्या घूमे, पृथ्वी धीमी गति से घूमने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा, अपरिवर्तित रहे, चाहे वो पृथ्वी तेज घूमे चाहे धीरे घूमे, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। लेकिन पृथ्वी की गति तेज करने पर विषुवत रेखा पर जी का मान घट जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी की गति धीमी करने पर विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, धीमी करने पर विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, धीमी गति पर बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं, अगला एक पॉइंट और है, पृथ्वी तेज गति से घूमने पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, त्वरण का मान घटेगा, घट जाएगा। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी धीमी गति से, धीमी गति से घूमने पर विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या आपको लगता है क्या और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं? क्या इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी बन सकता है क्या? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। अगर मानो कि आपने पृथ्वी से वायुमंडल ही हटा दिया, तो दिन रात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दिन की अवधि कम हो जाएगी, रात की बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर आपने मानो कि पृथ्वी से आपने किसको हटा दिया, वायुमंडल को ही हटा दिया, पृथ्वी से आपने किसको हटा दिया भाई, वायुमंडल को ही हटा दिया। अगला पॉइंट है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं हो, या आपने पृथ्वी पर क्या कर दिया, पृथ्वी से वायुमंडल को ही हटा दिया, पृथ्वी से वायुमंडल को हटाने पर दिन की अवधि बढ़ जाएगी, दिन की अवधि बढ़ जाएगी, तो रात क्या हो जाएगी, रात की अवधि घट जाएगी।
दिन छोटे होंगे और रात बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो इसी के साथ आपके पास में ये कंप्लीट हुआ ये आपका चैप्टर। एक चीज़ और बताते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, तो देखो चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है, यानी कि गुणा में पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आपके पास में भार बनता है। आपसे पूछे कि आपके पास में चंद्रमा पर कितना भार है, ठीक है, पृथ्वी के भार की अपेक्षा। अभी एक क्वेश्चन और करके बताएंगे इससे। तो देखो फर्स्ट, अगली अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि चंद्रमा पर व्यक्ति का भार, चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर व्यक्ति के भार का 6 भाग होता है, 1/6 भाग होता है। पृथ्वी पर व्यक्ति के भार का, व्यक्ति के भार का 1/6 भाग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन करूं आपको, देखो कई बार बच्चे बोलते हैं मैम केजी में बोलते हैं। देखो वो न्यूटन में देगा तो कैसे दे लेगा? मानो कि किसी व्यक्ति में 60 केजी है, 60 केजी बोल सकता है या वो 600 न्यूटन बोल सकता है। एक व्यक्ति का जो भार है वो कितना है? 60 केजी है। ठीक है, कितना केजी है? 60 केजी है, या वो 600 न्यूटन, यानी कि m का मान क्या लिया है, g का मान क्या लिया है? 10 लिया है। ठीक है, इसमें m तो यहाँ पे सभी में बराबर होगा। तो बताइए किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर 60 केजी वजन है या 60 न्यूटन भार है, तो बताइए चंद्रमा पर कितना भार होगा? बताओ चंद्रमा पर कितना भार होगा? या अर्थ रोटिंग नहीं करेगी तो महेंद्र मैंने आपको बताया है कि विषुवत पर क्या होगा और ध्रुव पर क्या होगा। ठीक है, अर्थ रोटेशन नहीं करेगी तो मैंने आपको बताया है कि विषुवत पर कर क्या रहेगा और ध्रुव पर क्या होगा। ठीक है, और किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। तो बताओ इसमें, इस कंडीशन में यदि किसी व्यक्ति का क्वेश्चन, देखो एक बार भैया क्वेश्चन करो, फटाफट आंसर दोगे। यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर 60 न्यूटन भार है तो बताइए चंद्रमा पर उस व्यक्ति का कितना भार होगा? देखो ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो आपके पास में ऑप्शन है 600 न्यूटन, बी है 50 न्यूटन, सी है 10 न्यूटन, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ फटाफट बताओ इसका ऑप्शन। और आपके लिए है 10 न्यूटन। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर किसने दिया? हटा भी दिया। मूलचंद ने सबसे पहले दिया है आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो क्या होगा? आपके पास में क्या हो जाएगा भाई? चंद्रमा पर पृथ्वी वाले से 6 का भाग दे दोगे
कितना हुआ 10 न्यूटन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उल्टा करके लाओगे, अगर किसी व्यक्ति का 55 न्यूटन चंद्रमा पर भार है तो बताइए उस व्यक्ति का पृथ्वी पर कितना होगा। ये क्वेश्चन आप कमेंट में करके बताओगे। ठीक है, वेरी गुड महेंद्र, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का चंद्रमा पर 55 न्यूटन भार है तो बताइए पृथ्वी पर कितना होगा। बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, नहीं अभी बताना नहीं है, फिर हंसना उसके ऊपर, क्योंकि 55 का वहां है तो यहाँ पे कितना होगा, कितना खाता होगा। ठीक है, अगले अगर हम बात करें, इसी के साथ तुम्हारे पास में ये क्या हुआ अभी, कंप्लीट हुआ। अगला है घनत्व। अगले पॉइंट टॉपिक की बात करें, घनत्व। घनत्व होता क्या है, देखो सभी को आवाज आ रही है क्या? अगला पॉइंट है आपके पास में घनत्व। किसकी बात करें भाई, घनत्व की। घनत्व की बात करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेना आप, अगर उससे करके लाओ तो 10-20 न्यूटन लगा के पृथ्वी पर चंद्रमा पर कितना होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट एक ही रहता है। अगले अगर हम बात करेंगे घनत्व की, डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें, क्या होता है घनत्व, बताओ फटाफट बताओ। घनत्व क्या होगा भाई, घनत्व की अगर आप बात करोगे तो किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। देखो अगर मैं बात करूं घनत्व की तो देखो घनत्व द्रव्यमान बटे द्रव्यमान बटे आयतन का अनुपात क्या है, घनत्व है। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी होगी, मास और वॉल्यूम के रेशियो का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस यहाँ घनत्व को डी से रिप्रेजेंट कर दूं तो मास को एम से कर दिया और आयतन को वी से कर दिया। यहां से भी न्यूमेरिकल आते हैं बहुत बार। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं आपसे कि इस घनत्व का जो मात्रक बनेंगे वो मात्रक कैसे बनेंगे, मात्रक कैसे बनेंगे भाई, ऐसा ही मात्रक की बात करूं मैं तो देखो द्रव्यमान का अगर मैं मात्रक की बात करूं तो द्रव्यमान को किस में मापोगे आप, केजी में, और आयतन को लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी कि मीटर क्यूब। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, केजी मीटर क्यूब। अगले अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक की बात करूं, किसमें, सीजीएस पद्धति में, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ग्राम अपॉन में सेमी क्यूब। अगर मैं इस घनत्व का एफपीएस पद्धति में बात करूं तो क्या हो जाएगा आपके पास में, पाउंड अपॉन में फुट क्यूब। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, अगर मैं घनत्व की विमा की बात करूं तो विमा क्या होती है, घनत्व की विमा विमा क्या होगी, घनत्व की विमा की बात करें तो आपके पास में यहां इस मात्रक से निकाल दोगे विमा, यानी कि m1 और t3, ये इसकी क्या है, विमा है। इसको आगे भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, m1 t⁻3। ठीक है, या और भी आगे अच्छे से लिखो तो m1 t⁻³ और t0। ठीक है, ये घनत्व की क्या है, विमा है। घनत्व कितना इफेक्टेड होता है कि देखो जब अगर आप पानी में तैर रहे हो, आप पानी में तैर रहे हो तो आपका घनत्व कम है, पानी का घनत्व ज्यादा है। वो वस्तु हमेशा तैरेगी जिसका घनत्व कम होगा। ठीक है, यानी कि वो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी जिसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। और उसके आप एग्जाम्पल आप खुद से भी कर सकते हो
कि वह वस्तु तैरती है जिसका घनत्व कम, वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। घनत्व अधिक, वस्तु क्या होगी, डूबेगी। ठीक है, यानी कि देखो आप पानी में तैर रहे हो तो आपका घनत्व और पानी का घनत्व की कमेंट करके बताओ। आप पानी में तैर रहे हो तो आपका घनत्व क्या है, पानी की अपेक्षा कम है। जैसे कि हम दूध बिलोते हैं तो वो घी ऊपर आ जाता है, मक्खन ऊपर आ जाता है, तो मक्खन का घनत्व क्या है, कम है। पानी में बर्फ डाला तो बर्फ क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है, तो बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा क्या है, कम है। कारण समझ में आए भाई? यानी कि आप पानी में तैरते हो तो आपका घनत्व क्या है। चलो ये पॉइंट और बता देते हैं। यानी कि फर्स्ट है, व्यक्ति पानी में तैरता है तो व्यक्ति का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। व्यक्ति पानी में तैरता है तो व्यक्ति का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। पानी की अपेक्षा। दूसरा अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं, हम दूध बिलोते हैं, दूध की अगर हम बात करें, अगर मक्खन है, मक्खन है आपके पास में, वो दूध पर तैरता है, दूध पर तैरता है, तो किसका घनत्व कम है, मक्खन का घनत्व है। कम है दूध की अपेक्षा। ठीक है, यदि बर्फ है वो पानी पे तैर रही है, ठीक है, देखो अगला अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो बर्फ है, बर्फ पानी में तैरती है, तो आपके पास में बर्फ का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। भाई कोई चीज तैरे तो उसका घनत्व उससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक चीज और बताती हूँ आपके पास में, देखो ठीक है, एक चीज और बताती हूँ। जैसे हमारे पास में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी वगैरह में, ये हमारे पास में पानी है, ठीक है, एसएससी वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये पानी है, ठीक है, इसमें आपने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है, ये बर्फ का टुकड़ा डाल दिया इसमें, ठीक है, ये बर्फ है और ये क्या है, पानी है। बोलते हैं कि इसका जो लेवल है ये यहाँ पे है, अभी ए पर ये लेवल है, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बर्फ पिघल जाएगी, ये बर्फ पिघलने के बाद में क्या इसका लेवल बी पे जाएगा या इसका लेवल सी पे जाएगा, ठीक है, या इसका लेवल ए पे रह जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी कोई बर्फ का टुकड़ा होता है, अगर वो पानी में रहता है, वो पिघलने के बाद में लेवल अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, लेवल में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर मैं बात करूं
कि बर्फ पिघलने पर पानी का स्तर बदलेगा नहीं, पानी का स्तर वही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। यानी कि अब ये जो बर्फ है इसका ये 1/9 भाग तो किस कहाँ रहेंगे? अंदर रहेंगे। 1/9 भाग तो इस बर्फ के अंदर रहता है। तो एक भाग है ना, 1/10वां भाग, वो इसके कहाँ रहेगा भाई? बाहर रहेगा। देखो मैं एक बात बताती हूँ, जो ये बर्फ पानी में रहती है तो इसकी पोजीशन क्या रहती है? यानी कि आपके पास में ये बर्फ पानी में है, तो ये बर्फ पानी में है ना, तो ये जो बर्फ का ये हिस्सा है, ये 1/कौन सा है? 10वां हिस्सा है। और ये पानी के अंदर है, ये 9/10वां हिस्सा है। यानी कि 9 भाग पानी के अंदर रहता है, ठीक है, और 1 भाग पानी से बाहर रहता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यानी कि पानी का स्तर क्या रहेगा? पानी का स्तर नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा बर्फ पिघलने पर। क्या होने पर? बर्फ के पानी का स्तर क्या नहीं होगा? नहीं बदलेगा, पानी का स्तर वही रहेगा। अब अगली अगर हम बात करें आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व की बात करेंगे। आपेक्षिक घनत्व को क्या कहते हैं? विशिष्ट गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, आवाज आ रही है क्या? इधर देखो, आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो आपेक्षिक घनत्व को हम विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। आपेक्षिक घनत्व, इसको आप क्या बोल सकते हो? विशिष्ट गुरुत्व भी बोलते हो। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी किसकी बात करेंगे भाई? आपेक्षिक घनत्व की। किसकी बात करें? आपेक्षिक घनत्व की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी की बात करें। ठीक है, किसकी बात करें? रिलेटिव डेंसिटी की बात करें। तो देखो अगली अगर हम बात करें आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो क्या होता है आपेक्षिक घनत्व? आपेक्षिक घनत्व होता है कि कोई भी पदार्थ का घनत्व है, कोई भी पदार्थ का घनत्व है और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व का अनुपात क्या कहलाएगा? आपेक्षित घनत्व कहलाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ की तो देखो आपेक्षित घनत्व क्या होगा आपके पास में? आपेक्षित घनत्व क्या होता है? पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व है। या आप इसको ये लिख सकते हो कि आपके पास में पदार्थ को लेके चलेंगे, आपके पास में कि वस्तु के किसी आयतन का द्रव्यमान और पानी के इकाई आयतन का द्रव्यमान 4 डिग्री सेल्सियस पर। आपेक्षिक घनत्व की बात करें तो आपेक्षिक घनत्व होगा वस्तु के किसी आयतन का द्रव्यमान, वस्तु के किसी आयतन का द्रव्यमान अपॉन में क्या हो जाएगा? पानी से लेके चलेंगे, अपॉन में हम किसकी बात करेंगे भाई? पानी के इकाई आयतन का द्रव्यमान, पानी के इकाई आयतन का
द्रव्यमान जो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा, वो भी किस पे रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। अगली अगर हम बात करें इसे आपेक्षित घनत्व की, तो देखो इसकी कोई विमा होती है क्या? आपेक्षित घनत्व की न तो कोई विमा होती है और न ही कोई मात्रक होता है। यानी कि आपेक्षित घनत्व विमाहीन होता है, विमा नहीं होती है, और मात्रकहीन भी होता है। क्या होता है? मात्रकहीन भी होता है, मात्रक भी नहीं होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। अब अगली अगर हम बात करें कि आपेक्षित घनत्व है उसको हम किस किस से माप सकते हैं, आपेक्षित घनत्व हम किस किस विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपेक्षित घनत्व डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपेक्षित घनत्व को आप किन किन विधियों से ज्ञात कर सकते हो। तो आपेक्षित घनत्व को आप किन किन विधियों से ज्ञात कर सकते हो? एक तो बोतल द्वारा, ठीक है, बोतल की विधि द्वारा, ठीक है। तो अगली अगर हम बात करें आपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की विधि, कौन कौन सी होती है भाई? फर्स्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, बोतल द्वारा। दूसरा होता है आपके पास में आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। आर्किमिडीज जैसे सोने की शुद्धता वगैरह मापते हैं ना, सिद्धांत के द्वारा। तीसरा अगर हम बात करें आपसे तो किससे माप सकते हो? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से देखो, एक हाइग्रो कर दिया तो आर्द्रता हो जाएगी। हाइड्रोमीटर से घनत्व मापते हैं, हाइड्रोमीटर से। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका घनत्व का, आपेक्षित घनत्व का आपके प्ले लिस्ट में जाओगे, फिजिक्स की वाली प्ले लिस्ट को खोलोगे, वहाँ पे रेलवे के जितने भी क्वेश्चन एएलपी में, एनटीपीसी में, जेई में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन है। तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है द्रव्यमान, भार और घनत्व का। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों से शेयर करवाओगे और चैनल का प्रमोट करोगे आप सब लोग मिलके। जय हिंद, जय भारत।